नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत का संविधान, उसकी जड़ें कहाँ हैं? तो बात यह है कि इसकी नींव असल में उन कानूनों की एक लंबी सीरीज पर टिकी है जो अंग्रेजों ने अपने राज में बनाए थे। तो ये सिर्फ हमारी आज़ादी की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे सरकारी ढांचे की भी कहानी है जो हमें विरासत में मिला। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापार करने आई कंपनी, एक पूरे साम्राज्य की नींव कैसे रख सकती है? सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार करने, लेकिन देखते ही देखते वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई कि खुद ब्रिटिश सरकार को बीच में कूदना पड़ा। तो आज हम इसी पूरी यात्रा को समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे कंपनी राज से, फिर देखेंगे कि कैसे क्राउन का कंट्रोल बढ़ता गया, 1857 में सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ और फिर कैसे ताज का सीधा शासन शुरू हुआ। इसके बाद बात करेंगे प्रतिनिधित्व की मांग की और आखिर में देखेंगे कि हमारे संविधान पर इसकी विरासत क्या रही। तो इस पूरी कहानी को हम दो बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला हिस्सा है 1773 से 1857 तक का, यानी कंपनी राज का दौर, और दूसरा हिस्सा है 1858 से 1947 तक का, जब सीधे सीधे ताज का शासन था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कंपनी राज से। ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा ताकतवर और सच कहें तो भ्रष्ट हो गई थी कि वो बेलगाम हो चुकी थी। हालत ये हो गई कि खुद ब्रिटिश सरकार को उस पर लगाम कसने के लिए आगे आना पड़ा। और मजे की बात यह है कि भारत के संवैधानिक विकास की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया गया 1773 में, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। और देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इस एक्ट का मकसद कोई भारत का विकास करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर फैले भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकना। मतलब ये ब्रिटेन का अपनी ही कंपनी को काबू में करने का एक तरीका था। तो इस एक्ट से कई बड़े बदलाव आए, जैसे बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया ताकि पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो सके। बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, उन्हें भी बंगाल के अंडर ला दिया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और कंपनी के अफसरों पर रिश्वत लेने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी सारा खेल कंट्रोल का था। अब इसके बाद भी क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार ने अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ी, बल्कि और मजबूत की। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि अगर कंपनी को काबू में रखना है तो उसके व्यापार और उसकी राजनीति को अलग अलग करना ही पड़ेगा। और बस इसी सोच का नतीजा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक नए सिस्टम की शुरुआत की, जिसे कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन। मतलब कंपनी के कामों को दो हिस्सों में साफ साफ बांट दिया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के कमर्शियल यानी व्यापारिक मामले देखेंगे, और राजनीतिक मामलों के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था। इसके बाद तो क्राउन ने एक एक करके कंपनी की व्यापारिक ताकत को ही खत्म करना शुरू कर दिया। पहले 1813 का चार्टर एक्ट आया, जिसने कंपनी की मोनोपोली को काफी हद तक खत्म कर दिया। बस चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार बचा रहा। फिर आया 1833 का एक्ट, और इसने तो ये बची खुची मोनोपोली भी पूरी तरह खत्म कर दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ नाम की कंपनी थी। असल में वो बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई थी। और फिर साल आया 1857 का। एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने कंपनी के शासन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जी हाँ, 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस एक विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। उन्हें ये साफ साफ समझ आ गया कि अब कंपनी के भरोसे भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। और इसका सीधा नतीजा क्या निकला? कंपनी राज का दी एंड। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो अब शुरू होता है कहानी का दूसरा चैप्टर, ताज का सीधा शासन यानी डायरेक्ट रूल ऑफ द क्राउन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब कोई बीच में नहीं होगा, भारत का कंट्रोल सीधे लंदन से होगा। इसके लिए 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट ने सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया। सारी की सारी पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। जो गवर्नर जनरल का पद था, उसका नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया।
वो जो ड्यूल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था उसे भी खत्म कर दिया गया और एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जैसा कि भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने कहा भी था, वाइसरॉय भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि है। तो ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये इस बात का एक बहुत बड़ा सिंबल था कि अब भारत पर हुकूमत सीधे इंग्लैंड की महारानी की तरफ से हो रही है। अब जब शासन सीधे क्राउन के हाथ में आया तो भारत में भी राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी। भारतीय अब अपने हक की बात करने लगे, शासन में अपनी हिस्सेदारी मांगने लगे। इसके जवाब में अंग्रेजों ने बहुत ही धीरे धीरे और नपे-तुले तरीके से भारतीयों को लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना शुरू किया। इसी सिलसिले में 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम था। इसने पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। हाँ, ये अधिकार बहुत लिमिटेड था, वो बजट बदल नहीं सकते थे, सिर्फ बहस कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये एक शुरुआत तो थी। फिर आए 1909 के मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स और इनके साथ आई एक बहुत ही विवादास्पद चीज, सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचन। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कुछ सीटों पर एक खास समुदाय के लोग सिर्फ अपने ही समुदाय के कैंडिडेट को वोट दे सकते थे। इसकी शुरुआत मुस्लिमों के लिए की गई थी और इस एक चीज ने आने वाले समय में भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम ये देखेंगे कि इन सारे औपनिवेशिक कानूनों का हमारे अपने आज़ाद भारत के संविधान से आखिर क्या रिश्ता है। इस पूरी लेजिस्लेटिव जर्नी का जो क्लाइमैक्स था वो था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये ब्रिटिश दौर का आखिरी और अब तक का सबसे डिटेल्ड, सबसे बड़ा संवैधानिक कानून था। ये इतना ज्यादा व्यापक था कि ये एक तरह से आज़ाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट ही बन गया। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये सच है। 1935 के इस एक्ट के लगभग 70% हिस्से को हमारे संविधान निर्माताओं ने सीधे सीधे भारत के संविधान में शामिल कर लिया। जैसे कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर का ऑफिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब वहीं से लिए गए हैं। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि एक औपनिवेशिक के कॉलोनियल नींव पर बना हमारा संविधान हकीकत में कितना स्वतंत्र है। देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विरासत है, एक ऐसा ढांचा जो हमें बेशक हमारे शासकों से मिला, लेकिन जिसे हमने अपनी ज़रूरतों और अपने सपनों के हिसाब से ढाला। और ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।